इस देश में जैसे ही महंगाई का जिक्र आया था तो रामविलास पासवान जी, हमें याद है, आप ही सामने आए थे और जिक्र किया गया था कि बिचौलियों को खत्म किया जाएगा। इस बात का जिक्र हुआ था कि किस तरीके से किसानों को भी राहत मिलेगी और अनाज भंडारण की व्यवस्था भी होगी। पहला सवाल आप ही से हम शुरू कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी सोच आपके पास मंत्रालय संभालते हुए थी या देश में महंगाई को लेकर थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो गया है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो है कि हमारी सरकार जब आई थी तो हमने दो वादे किए थे। एक वादा किया था कि हम महंगाई के ऊपर में काबू पाएंगे और दूसरा हमारा था कि भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करेंगे। ये दो मुद्दा था। तो जहाँ तक महंगाई का सवाल है, ओवरऑल महंगाई का तो मुद्दा फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ता है, लेकिन हमारे पास में जो आज के डेट में आंकड़े हैं उसमें जो सारे के सारे कमोडिटीज हैं उसके जहां 2013-14 का आंकड़ा है कि महंगाई 5.11% था, वो घट करके 2014-15 में -0.39% हो गया है। और जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं जिसमें खाने का सामान है, स्टील है, सीमेंट है, इसका जो 2013-14 में 6.80% था वो घट करके 3.27% हो गया है। तो एक तो ओवरऑल जो महंगाई है वो महंगाई की कमी हुई है। कुछ एक चीजें हैं जो सीजनल हैं, जैसे टमाटर है, आलू है, प्याज है, तो इनके पास भी, इसके लिए हमारे पास में जो है जो सफिशिएंट गोडाउन होना चाहिए वो गोडाउन की व्यवस्था नहीं है। और इसके लिए जब भी हम लोग हेल्थ बात करते हैं फूड मिनिस्टर से और स्टेट के फूड सेक्रेटरी से, तो एक ही रास्ता निकलता है कि जो फार्मर्स जहां प्रोड्यूस करते हैं वहां इनको क्या कहते हैं कि भंडारण की व्यवस्था हो जाए, और यदि 5 महीना 6 महीना भी भंडारण की व्यवस्था हो जाए तो मैं समझता हूं कि ये जो पैनिक होता है, एक तो हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है। और चौधरी साहब हैं, वीरेंद्र सिंह जी जो हैं, ये किसान के बहुत बड़े नेता हैं, बतलाएंगे। लेकिन जो हमने इतने कम समय में जो समझा है, एक तो क्या है कि एक ही समय में एक जगह पर जहां प्याज है, आलू है, इसका बहुत पैदावार होता है और वहीं दूसरे जगह पर जो है बहुत ही कम होता है। नतीजा होता है कि जहां पैदावार होता है वहां दाम बिल्कुल कम रहता है, किसान परेशान रहते हैं। जैसे मानते हैं कि आपका नासिक हुआ तो वहां प्याज की, जबकि यहां प्याज का दाम बढ़ता है तो वहां जो है किसान तबाह रहते हैं कि हमारा किसान जो है कौड़ी के भाव कोई खरीदने वाला भी नहीं है। उसी तरीके से पंजाब है जहां मंडी सिस्टम है। अब उस मंडी सिस्टम में यदि जाकर के, मंडी सिस्टम में क्या है, मंडी सिस्टम के प्लस पॉइंट भी हैं, माइनस पॉइंट भी हैं। प्लस पॉइंट है कि सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ मिल जाता है और वहां जाकर के किसान जो है अपने अनाज को बेच लेते हैं। बिहार वगैरह में वो फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है कि वहां जो व्यापारी का रहता है एक अपना, उनका, हम कॉकस तो नहीं कहेंगे लेकिन उनका एक संगठन है। अब उस संगठन में यदि आप देखेंगे तो जो चीज वहां 8 रुपए में बिकता है वो चीज आकर के जो है दिल्ली में 25 रुपए में बिकता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि किसान को मंडी के अलावे दूसरा कोई फ्रीडम नहीं है। वो जाकर के बेचेगा तो मंडी में ही बेचेगा, उसको फ्री आजादी नहीं है। जिसकी मांग हम लोग कर रहे हैं कि किसान को दोनों चीज का जो है उनको सहूलियत होना चाहिए। जिनको मंडी में बेचना है मंडी में बेचें, जिनको डायरेक्ट ओपन मार्केट में बेचना है ओपन मार्केट में बेचें। पासवान जी, आपने कुछ कमियां को गिनाया और हमें लगता है एक बहुत बेहतरीन मौका है ये, क्योंकि हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी भी आगे। बहुत स्वागत है आपका।
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। नहीं, हम जरा इसको जोड़ना चाह रहे हैं, खेती और किसानी से जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि किसानों के नेता वीरेंद्र सिंह भी हमारे साथ। वीरेंद्र सिंह जी, हम जो इस देश के भीतर देख पा रहे हैं, मनमोहन सिंह के दौर में 2005 से 2013 तक तकरीबन 2 लाख मिलियन टन अनाज बर्बाद हो गया क्योंकि गोडाउन नहीं थे। और आज की तारीख में भी जिसका जिक्र अभी रामविलास पासवान जी ने कहा, हमारे पास रखने की व्यवस्था नहीं है। किसानों के सामने संकट क्या है? अन्न उपजाएंगे, उसकी कीमत क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि इलेक्शन के समय वादे भी हुए थे, समर्थन मूल्य नहीं बढ़ पा रहा है, अनाज रखने की व्यवस्था नहीं है। खुद पासवान जी ने जिक्र कर दिया कैसे उगाते हैं, और मार्केट तक पहुंचते पहुंचते जिस कीमत में हो जाता है उसका 1% भी किसान को नहीं मिलता। ये एक फैक्ट है इस देश का। मुश्किल कहां पर है चौधरी जी? देखिए, एक तो आप ये मान के चलें कि आप महंगाई को सिर्फ किसान जो उगाता है उसी तक सीमित रखते हैं। कभी आपने ये सोचा कि महंगाई दूसरी, उसके बारे में कोई ऐसी चर्चा की? प्याज महंगा हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, आफत हो गई। आलू महंगा हो गया, बड़ी आफत हो गई। ये चीजें अगर महंगाई, इसको दूसरी व्याख्या देता हूं, अगर बढ़ती हैं और बीच में मुनाफाखोरी नहीं होती तो सीधा फायदा किसान को है। और कंज्यूमर जो कोई गृहस्थी अपना करता है, उसमें सिर्फ 6% का ये एलिमेंट है जो उसकी सब्जियां, जिसको आप बड़ा उठाते हो, लुट गए, मर गए। ये आपने कभी सोचा? ये जो आजकल सिनेमा की टिकट कितने की मिलती है? हाँ, और उसमें भी अलग अलग कि सुबह का शो होगा तो इतने होंगे। महंगाई, कभी सोचा कि ये जो हम कॉफी यहां पी के जाते हैं, मैं सबसे पहले जब कॉफी मैंने पी अपनी जिंदगी में, यॉर्क होटल था कनॉट प्लेस में, 8 आने की कॉफी मिलती थी। आज पता करो कितने की मिलती है। यानी सीमेंट का पता करो, लोहे का पता करो, बिजली का पता करो, और जो चीजें हैं सिर्फ किसान तक सीमित रख के ये जो महंगाई का राग अल्पाया जाता, मैं तो इससे सहमत नहीं हूं। नंबर 1 बात। 1 मिनट, हम एक जरा सा टोक दिया आपने, अच्छा का सिनेमा का जिक्र कर दिया। 97 में पहली फिल्म आई थी जिसने इस देश में सबसे ज्यादा 100 करोड़ कमाए थे, हम आपके हैं कौन। ये जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं आपसे क्योंकि हम आपके हैं कौन जितने भी सिनेमा घरों में रिलीज हुए थे, उस समय हिंदुस्तान में जितने सिनेमा घर थे, आज जितने सिनेमा घर हैं, उनकी तादाद में लगभग 300% का इजाफा हो गया है। देश के लोग ये बार बार जानना चाहते हैं, इस देश में सिनेमा घर बढ़ सकते हैं तो गोडाउन क्यों नहीं बढ़ सकते? अब आप सवाल पूछने वाले पे तालियां इतनी नहीं होती, जवाब देने वाले पे होनी चाहिए। देखिए, बात ये नहीं है, गोदाम की बात नहीं है। गोडाउन की भी परिभाषा गलत है। मैं ये कहता हूं कि 70% से ज्यादा चावल और गेहूं की खरीद सिर्फ हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश से होती है। अगर एफिशिएंटली काम किया जाए, चाहे एफसीआई है चाहे दूसरी एजेंसी है, तो इन इलाकों में गोडाउन की कोई जरूरत नहीं है। वो यहां से 15 दिन के अंदर, इवन 1 महीने में भी वो लिफ्टिंग हो जाए। गोडाउन की जरूरत वहां पड़ती है जहां कंज्यूमर है। वहां हो सकता है आपका सामान 2 महीने में बिके, 3 में नंबर आए। तो मेरी सोच है कि 2 जगह प्रोड्यूसिंग जो इलाका है, उससे अगर लिफ्टिंग के लिए प्रबंध एफिशिएंटली किया जाए तो यहां गोडाउन की कोई जरूरत नहीं, और इससे एफसीआई को भी हजारों करोड़ का फायदा हो सकता है। मेरा अपना ये मानना। ये तो आपकी पूरी पॉलिसी, मेरा डिपार्टमेंट है। देखिए, हमारे यहां जो जरूरत है वो 600 लाख टन की आवश्यकता है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत जो हम गरीब को अनाज देते हैं, सस्ते दर पर देते हैं,
अभी जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके मुताबिक 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल देते हैं। तो कुल जो है हमारे यहाँ जो है 600 लाख टन की आवश्यकता है और प्रोडक्शन जो है जो 2000 लाख टन से ज़्यादा होता है। बिल्कुल समझने के। अब सपोज कर लीजिए कि हमारे पास में अभी भी अनाज इतना है कि मैंने शुरू में ही कहा था, पैनिक क्यों होता है? पैनिक हो जाता है इसलिए पैनिक होता है, प्याज में सब सारे चीज में हो जाता है कि लोगों को लगता है कि मांग जो है, डिमांड जो है वो जो है जितना हमारे पास में आना है उसके मुकाबले में अधिक है। एक समय में जैसे होता था, हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो जब तक डी कंट्रोल नहीं था चीनी, तो चीनी में भी यही क्या कहते हैं होता था। तो हम आप जो कहते हैं हमारे पास में, हमने शुरू में कहा कि जितना हमारे साल भर बारिश नहीं हो फिर भी हमारे पास में चावल, गेहूं और चीनी इसकी कोई कमी नहीं है। अब हम स्टोरेज करके क्या करेंगे? हम आपसे जानना चाहते हैं। उसका लाइफ होता है, जा करके मानते 7 में 1.5 साल में वो खत्म हो जाएगा। तो हमको जरूरत यदि मान लेते हैं कि है 600 लाख टन का है, तो हम 1000 टन जो है ला करके या 2000 जो क्या कहते हैं लाख टन ला करके हम क्या करेंगे? प्रश्न ये भी है। सिनेमा का मामला तो है कि सिनेमा में पैसा मिलता है, तो पैसा मिलता है तो मनी बिगेट्स मनी। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी अपनी, जो अनाज सड़ रहे थे खुले आसमान तले, हाँ, वो क्यों दिया था? और उस समय तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप यहीं से आवाज उठ रही थी कि भाई खुले आसमान तले 3 मिलियन टन अनाज जो है खुले आसमान तले आप रखने की ठीक है। हाँ, नहीं तो वही तो व्यवस्था कीजिए। देखिए, नहीं उसका व्यवस्था ये है कि आपको जैसे सपोज कर लीजिए हमारा तेलहन है। अब तेलहन का जो है क्या कहते हैं कि जो हमारे पास में आंकड़ा है, वो तेलहन के आंकड़ा में क्या कहते हैं कि हमारा जो है वो 200 लाख टन का खपत है और 100 लाख टन क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पैदाइश होती है। 100 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से हमारे क्या कहते हैं कि दाल है, दाल में क्या कहते हैं कि हम जो है हर साल 30 लाख 40 लाख टन इंपोर्ट करते हैं। तो हम इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि जो लोग आज गन्ना का हमारा किसान है, अब बगल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, एक तरफ गन्ना का किसान त्राही त्राही कर रहा है और दूसरे तरफ में जो है मिल मालिक है, वो क्या कहते हैं कि सर यही बैलेंस कैसे होगा? ये हमको लगता है आपको बताना चाहिए। उसका बैलेंस करने का ये है कि आप वो लोगों को दूसरा अल्टरनेटिव देना पड़ेगा और उस पर विचार करना चाहिए। यदि हम चावल गेहूं के बजाय तिलहन दलहन पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दें, यदि हम गन्ना का किसान है, अब गन्ना का हम लोग, भारत सरकार का कोई उसमें योगदान नहीं है। हम 230 रुपया हम गन्ना का इस बार दाम फिक्स किए हैं FRP, और उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम 280 देंगे। अब वो कहता है कि मिल मालिक कहता है कि 280 रुपया हम कहां से ला करके देंगे। अब नतीजा है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाओ, एक्सपोर्ट इंसेंटिव दो, तो एथेनॉल का ये करो, या मान लेते हैं कि सॉफ्ट लोन दो। तो उसका सबसे जो एक खुशी की बात है, जो आपने कहा खुशी की बात है कि हमारे पास में पैदावार की कमी नहीं है, चावल गेहूं इन सारी चीजों में है। लेकिन जहां तक स्टोरेज का सवाल है, मैं समझता हूं कि स्टोरेज उस समस्या का निदान नहीं है। समस्या का निदान है कि आप उन चीजों के ऊपर में किसानों को ज्यादा क्या कहते हैं कि आप इंसेंटिव दें जो सामान हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये कौन करेगा? सरकार ही करेगी। सरकार क्यों नहीं हो पा रहा है ये? वही हमने कहा, तो उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब हम अभी तो हमारी सरकार को हम जो है उस पर हम लोग क्या कहते ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारे पास में तिलहन की कमी है, जो दलहन की कमी है, और भी जो पौष्टिक आहार हैं उस पर कैसे हम ज्यादा, जैसे अब एथेनॉल है, यदि एथेनॉल को, अभी आपने देखा कि एथेनॉल का दाम जो है पहले 44 रुपये था, अभी बढ़ करके जो है 48.5 रुपये, 49 रुपये, 49.5 रुपये कर दिया गया। और एथेनॉल का जो है उसमें क्या कहते हैं कंजम्पशन जो होता है, ये पेट्रोल में भी होता है, शराब में भी होता है, और चीजों में होता है। और यदि इथेनॉल का प्रोडक्शन क्या कहते हैं कि ज्यादा बढ़े, तो स्वाभाविक है कि चीनी का क्या कहते हैं कि 20 लाख टन क्या कहते हैं कम हो जाएगा, और उधर क्या कहते हैं किसान को भी फायदा मिलेगा, और इधर चीनी का स्टोरेज क्या कहते हैं और मिल मालिक को भी फायदा उससे होगा। क्योंकि एक गन्ना ही ऐसा चीज है कि बगास से लेकर के, मॉलिशस से लेकर के सारे के सारे चीज का उसका जो मिट्टी होता है खाद में हो सकता है। तो इसलिए आपने जो एक बात जो कही कि जो एग्रीकल्चर हमारा डिपार्टमेंट है
और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या उन्होंने किया, एक सबसे अच्छी बात की है कि पहले टुकड़े टुकड़े में अलग अलग जो डिपार्टमेंट बचा हुआ था उन्होंने सबको एक जगह पर कंपाइल किया है, और जिससे कि अभी अपना यहाँ क्या कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो क्या कहते हैं कि बतलाएंगे विस्तार रूप से। तो एक कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको तय करके कोशिश करना चाहिए कि हम उन समस्या का जो किसान का, ठीक कहा, हम लोग सोशलिस्ट मूवमेंट से आए हैं। हम लोग कहते थे करखनिया दामों का कीमत आने खर्च से डोरा हो, अन्न की दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो। तो कहाँ कारखाना का दाम का कीमत 1.5 गुना होता है, 50 गुना बढ़ जाता है। तो चौधरी साहब ने ठीक कहा कि यदि एक कार का कीमत जो है 20 लाख से 2 करोड़ हो जाता है तो उस पर हल्ला नहीं होता है, लेकिन किसान का जो चीज होता है जरा सा दाम बढ़ता है तो हंगामा होना शुरू होता है। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही कि किसान का दाम क्या कहते हैं कि यदि बढ़े, उसमें सिर्फ इतना ही हमारा संशोधन है कि किसान का दाम यदि बढ़े और बिचौलिया फायदा नहीं उठावे। जैसे मैंने कहा कि 8 रुपये यदि पंजाब में जाकर के प्याज आलू बिकता है और दिल्ली में आकर के जो है 125 रुपये हो जाता है, तो बीच में 16 रुपया कौन कमा रहा है? किसान नहीं कमा रहा है, बिचौलिया कमा रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो दिक्कत है कि हमारे पास में कॉमन नेशनल मार्केट नहीं है। एक तरफ में बाढ़ से पानी डूब रहा है, लोग डूब रहा है, दूसरी तरफ से सुखाड़ में मर रहा है। कॉमन नेशनल मार्केट हो जाए कि जहां सामान की आवश्यकता हो वहां पहुंच जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। कहीं 16% टैक्स है, कहीं कुछ है कि जीएसटी बनने जा रहा है। अब जीएसटी विधेयक लाया जा रहा है, वो पास हो जाएगा तो थोड़ा बहुत उसे समस्या का निदान होगा। लेकिन जब तक जो है आपका एक नेशनल कॉमन मार्केट का जो पॉलिसी है उसको हम एडॉप्ट नहीं करते हैं तो एक जगह अनाज सड़ता रहेगा, दूसरी जगह लोग भूखे मरते रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं उस रूप में हो पाएगा। आनंद प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, एक सवाल हर जहन में है इस दौर में कि जो जासूसी हो रही है और उससे एक मैसेज आया है कि जो शुरुआत में यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने कहा था बहुत पहले से हो रही है, एक मैसेज है इस देश के भीतर कि क्या इस देश की इकोनॉमी कॉरपोरेट के इर्द गिर्द जा रही है, इसलिए कॉरपोरेट सेक्टर के लोग अपने कंपटीशन के तहत जासूसी करवा रहे हैं। मैसेज क्या है ये आप लोग के लिए, कितना सीरियस मैटर है ये? पुण्य प्रश्न जी, आपने बुलाया था महंगाई पे, हम उस पे आ रहे हैं, आप वहां चले गए जासूसी तक। हम इसमें एक चीज जोड़ देते हैं कि कॉरपोरेट की पूरी कार्यप्रणाली उस महंगाई की दिशा में देश को ले जा रही है। सरकार नकेल नहीं कस पा रही है। सरकार की पॉलिसी ठीक, कॉरपोरेट की पॉलिसी दूसरी दिशा में चली जाती है मुनाफे के लिए। इसलिए हमने ये पहला सवाल किया। देखिए पुण्य प्रश्न जी, आपकी विवेक आपकी स्थान पे, मैं उसको अस्वीकार या असम्मान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सरकार ने नारा नहीं दिया था हम भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ेंगे, ये मेरे प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता है। हमने नारा नहीं दिया, हमने करके दिखाया, हम ही ने करके दिखाया, इसी समय ने करके दिखा। कई प्रकार की समीक्षा आ रही है, वो जारी है ना सर, कि खत्म हो गया। आज भी 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए ये विषय को, ना आप पुलिस है ना मैं पुलिस हूं, उनको काम करने, आप प्रश्न पूछिए मैं उत्तर दूंगा। जिनको जो काम है उनको काम करने दीजिए। देश में स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उस काम को कर रही है, उस पर भरोसा रखा जाए। कानून से ऊपर कोई नहीं है, कितना भी ताकतवर व्यक्ति कोई होता है। प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, किसी को भी उसी में से कानून को अपने हाथ में लेने की मौका नहीं दिया जाएगा। ये सरकार देश के गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है। पहली बधाई तो दे दें कि 17 रुपए इस दौर में पेट्रोल और डीजल के गिर गए। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, अंतर्राष्ट्रीय, चलिए एक अच्छी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मसला था। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका जिक्र था, 17 रुपए गिर गए। क्या आपको लगता है कि तेल की कीमत अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर तेल की कीमत कल प्रति बैरल वाकई 100 रुपए, 100 प्रति डॉलर पार कर गई, 150 हो गई जो पहले थी, तो इससे हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ता है, और पड़ता है तो क्या महंगाई पे पड़ता है? देखिए पुण्य प्रश्न जी, एक तो मेरे को आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को एक करबद्ध प्रार्थना है कि स्पेकुलेशन मत करिए, देश के अंदर घबराहट आम आदमियों में पैदा ना कराइए। आप बड़े जिम्मेवार पत्रकार हो और आपकी चैनल बड़ा जिम्मेवार चैनल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत सरकार ने एक सोच समझ के एक निर्णय किया है। 2-3 चुनौती हम लोगों के पास है। हम एक इंपोर्ट सेंट्रिक इकोनॉमी है, हमारी इंपोर्ट बिल को घटाना है। उसकी इंपोर्ट बिल को घटाने की एक ही शर्त है कि देश की उत्पादन बढ़े। देश की उत्पादन बढ़ने के लिए पहला शर्त है कि देश में निवेश आए।
निवेश आने के लिए जो मार्केट की व्यवस्था है उसको सुपरिचालित करना पड़ेगा, डीकंट्रोल करना पड़ेगा, जो इस सरकार ने किया है। अभी जो हमारी देश की और विश्व स्तर की अर्थशास्त्रियों की अनुमान है, अभी जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की दाम, कच्चे तेल की दाम घटा है, यह भी थोड़ा अबनॉर्मल है। धीरे धीरे ये आने वाले 2-3 महीने में स्टेबलाइज होगा, एक जगह पे स्थिर होगा, 55, 60, 65 के अंदर एक बैंडविड्थ के अंदर ये रहेगा। इस प्रकार की अगर तेल रहती है, कच्चे तेल की दाम, तो हमको भारत जैसे देशों को ये सुहाती है, ये उसमें हमारी अर्थनीति को संभालने में सुहाती है। निश्चित रूप में जब हमने सोच समझ के फैसला लिया है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की दाम घटेगी हम उपभोक्ताओं को पहुंचाएंगे। अगर तेल की दाम थोड़ा बढ़ती है, थोड़ा उपभोक्ताओं को थोड़ा पीड़ा उठाना पड़ेगा, लेकिन समूचा देश में जो मूल विषय है कि देश की अर्थनीति को अपने पैर पे खड़ा करना है तो निजी उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट सेंट्रिक इकोनॉमी को डोमेस्टिक इकोनॉमी सेंट्रिक करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि इस बजट में जो स्वावलंबन का जिक्र आप कर रहे हैं, उसके लिए वो कौन से बड़े पॉलिसी डिसीजंस कोई लिए जा सकते हैं इस बजट में? देखिए, जिस विभाग का कामकाज मेरे जिम्मे में है उसकी बजट के साथ कम संपर्क है। ये एक नीति निर्धारक विभाग है। यहाँ जो कंपनियां काम करते हैं, जो पीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, ये बजट से आधारित नहीं रहते हैं। ये भारत सरकार की किस प्रकार की मुनाफा उनको मिलेगा, कितना मुनाफा भारत सरकार को देंगे, रॉयल्टी कितनी % होगी, इस प्रकार की नीति निर्धारण हम करते हैं। और हम इस प्रकार के व्यावसायिक माहौल बनाएं, देश में निवेश बढ़े, निजी उत्पादन बढ़े, उस प्रकार की जो संबंधित बजट से मैं सीधा नहीं कहूंगा, लेकिन नई सरकार ने ऐसे सारे संबंधित जिसमें भारत में इसी सेक्टर में व्यवसाय बढ़े और अपना अर्थनीति स्वावलंबी हो, इसके कई सारे कदम हमने करना शुरू किया है, कुछ को हमने किया भी है। और आने वाले दिनों में तेजी से 1-1.5 साल में भारत अपने पैर पे खड़ा हो पाए, उसकी एक विनम्र पहल हम कर रहे हैं। जी, चौधरी वीरेंद्र जी, आपसे एक सवाल है कि क्या 13.7 है जीडीपी एग्रीकल्चर का जो आज की तारीख में है, लेकिन खेती पर टिके हुए लोगों की तादाद आज भी 60% से ज्यादा है, 68% है। क्या आपको लगता है कि बजट से उस पर प्रभाव डाला जा सकता है, या पैरेलल में कोई ऐसी पॉलिसीज आप लोग लेकर आने की स्थिति में है जिससे किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर अब भी मानसून ही माना जाता है, ये बड़ा मुश्किल है इस देश में? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। देश आजाद हुआ उस वक्त जीडीपी का एग्रीकल्चर का हिस्सा 52% था, 51 पॉइंट समथिंग। और ये कहा जाता था, आम धारणा, कि भारत देश में 85% लोग गांव में रहते हैं और खेती बाड़ी पे निर्भर करते हैं। इन सालों में 63-64 साल में जीडीपी का तो जैसे आपने कहा कि 14% के करीब आके रुक गया, 13.7, लेकिन उसी तरीके से खेती में जो हाथ इन्वॉल्व थे वो भी उसी रेशो से घटते, तो हम ये कह सकते थे कि आज हमारे देश में अगर जीडीपी में खेती का हिस्सा 14% है, तो खेती पे हाथ जो हैं वो भी घट के 30% पे आ गए। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसी तरीके से खेती को हम समझते रहे तो देश आर्थिक तौर पे, जो हम कहते हैं कि 2030 तक ये दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनेगी, ये तभी संभव होगा जब खेती से हाथ कम हो। आज अगर 60% लोग खेती पे बैठे हैं तो वो खेती आज व्यावसायिक रूप से वो कोई फायदे का धंधा नहीं है। और खास तौर पे जो किसान है, छोटा स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, वो उसकी तो हालत ये है कि वो तो सिर्फ यहां तक सीमित हो गया कि अपने खाने के लिए ही उपज पैदा होती है उसकी, उसके पास सरप्लस नहीं। कई बार मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि एमएसपी को हम जो बात करते हैं कि किसान यूनियन कहेगी कि गेहूं का भाव 2000 या 2500 होना चाहिए, सरकार कहेगी कि नहीं हमने 1230 था अब हमने 1300 कर दिया या 1400 कर दिया। एक तरफ सरकार खुश,
ये बोलती है कि हमने 70 रुपया बढ़ा दिया। दूसरी तरफ मैं ये बात मान के चलता हूं कि उस एमएसपी का लाभ सिर्फ 20% किसानों को होता है जिनके पास सरप्लस है, जो बड़े किसान हैं। बड़े मतलब जो नेचुरली बड़ा तो है ही नहीं, यहाँ 18 एकड़ से ऊपर का तो किसान हो ही नहीं सकता। यही तो यानी विडंबना है इस देश की कि एक कारखानेदार तो 2000 एकड़ जमीन लेके भी उस पर कोई सीलिंग नहीं लगती, और हम किसानों पे कहते हैं कि 18 एकड़ बस। तो वो 18 एकड़ का या 10 एकड़ से ऊपर का या 7 एकड़ से ऊपर का जो किसान है वो एमएसपी का फायदा है उसको। लेकिन जो गरीब किसान है जो सिर्फ अपने लिए पैदा करता है, मैं तो आपसे कहूंगा कि जब फूड सिक्योरिटी की बात आएगी, फूड सिक्योरिटी में आपने बीपीएल का पैमाना रखा है। मैं ये कहता हूं कि आप इस देश को फूड सिक्योरिटी में कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती अगर सभी किसान वर्ग जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उसको भी उसी में आप शामिल कर लें। उसका फायदा क्या होगा? वो ये होगा कि फर्ज किया मैं 40 क्विंटल पैदा करता हूं, मेरे पास 1 एकड़ के करीब जमीन है और मेरी कंजम्पशन भी 30-35 क्विंटल की है, तो मैं बाजार में नहीं जाता। अगर मुझे फूड सिक्योरिटी एक्ट में बीपीएल में शामिल कर लिया जाए तो मैं अपना 40 क्विंटल मंडी में बेच के आऊंगा, मुझे उस 40 क्विंटल के 60,000 रुपए मिलेंगे और वो गेहूं जो मेरी कंजम्पशन का होगा वो मैं 15,000 में खरीदूंगा। तो इनडायरेक्टली उस गरीब किसान को फायदा 35,000 का हुआ है। ये प्रबंध जब तक हम नहीं करेंगे हम इसको मानेंगे नहीं। ये पासवान जी, ये बड़ा पॉलिसी डिसीजन है जो बीपीएल के तहत आप लोग जिस दायरे में, इवन राशन दुकान से जो बीपीएल के पास जाता है अनाज, उसमें भी लीकेज है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जो मार्जिनल किसान है क्या उसको उस दायरे में लाया जा सकता है, और अगर लाया जा सकता होगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है कि आपके पास जो अनाज के जो वितरण प्रणाली है आपको उस तरीके से पॉलिसी डिसीजन लेने होंगे क्या? नहीं, कि उसमें दो चीजें। एक तो है कि जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट 4 जुलाई 2013 को बना और ये कहा गया कि 1 साल के अंदर 365 दिन के बाद 4 जुलाई 2014 को पूरे देश में लागू हो जाएगा। अभी तक दुर्भाग्य से सिर्फ 11 राज्यों में लागू हुआ है और बाकी राज्यों में नहीं हुआ है। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उस फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जब फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होगा तो एपीएल बीपीएल खत्म हो जाता है। सिर्फ एक ही बेनिफिशियरी जाता है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, और उसमें इस बात का ध्यान रखा गया हो या नहीं रखा गया हो मैं नहीं कह सकता हूं, जो चौधरी साहब ने कहा। लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन को, जैसे बिहार है तो बिहार में जो रूरल एरिया हैं वहां 84% लोग को उसमें शामिल किया गया है। अर्बन एरिया में 75% लोगों को शामिल किया गया है, और जो 85% या 75% लोग हैं उसी तरीके से हर राज्य में है। ओवरऑल देश का जो आंकड़ा होता है उसमें 75% देहाती इलाके में और 50% शहरी इलाके में, और उनको प्रत्येक व्यक्ति को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलेगा। अमाउंट कम है, 5 किलो है, महीना में 5 केजी क्या कहते हैं की है, लेकिन हर व्यक्ति को 2 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल जो है मिलेगा। और मैं समझता हूं कि कहीं कहीं कभी कभी तो हम लोग देखते हैं बिहार वगैरह में तो देखते हैं, या मध्य प्रदेश वगैरह में जाकर के देखिए, क्लास 1 के अफसर, क्लास 2 के अफसर इनकम टैक्स पे ही इतना उसको निकाल दीजिए तो उतना घर करके उतना तक आ जाता है। तो बहुत दूर तक जो चौधरी साहब ने कहा है वो क्या कहते हैं कि उसमें समस्या का क्या कहते हैं कि हल हो जाता है। लेकिन एक पॉलिसी के तहत कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो छोटे और मध्यम श्रेणी के जो किसान हैं, उन सबको जो है बीपीएल, तो अब जैसा कि मैंने कहा कि जून जुलाई तक में जो है जब सब राज्य में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो जाएगा तो बीपीएल खत्म हो जाएगा। क्योंकि बीपीएल में क्या होता था कि 4 रुपये 65 पैसे किलो गेहूं मिलता था और 5 रुपये 15 पैसे किलो जो है चावल मिलता था। एपीएल में तो 6 रुपये और 8 रुपये मिलता था। अब जो है बीपीएल खत्म हो जाने के बाद, एपीएल खत्म हो जाने के बाद उससे सस्ता मिलेगा 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल,
और उसमें हमको लगता है कि जो मैक्सिमम क्या कहते हैं जो मार्जिनल फार्मर हैं या छोटे फार्मर्स हैं उसमें आ जाना चाहिए, उस दायरे में आ जाएंगे। चौधरी साहब, एक सवाल और जहन में होगा, क्योंकि आप खुद हरियाणा से आते हैं और संयोग से ऐसा हुआ है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर हरियाणा से ही आंदोलन का जिक्र शुरू हुआ है। क्या आज अभिभाषण में हमने सुना कि राष्ट्र हित में है, इसका जिक्र अभिभाषण में किया गया, भूमि अधिग्रहण। सवाल यह है कि अगर ये राष्ट्रहित में है तो किसान इसे क्यों नहीं समझ पा रहा है, या जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और विपक्ष भी क्यों नहीं समझ पा रहा है? और अगर नहीं है तो आपको लगता है कि कुछ संशोधन की गुंजाइश है? देखिए, जो भी कोई कानून बनता है, कानून की तो बात छोड़िए, संविधान भी जो बनता है उसमें समय के साथ साथ संशोधन तो स्वाभाविक हैं। जो जो समाज बदलता है, समाज की प्राथमिकताएं बदलती हैं, तो किसी भी संविधान में, हमारे अपने संविधान में अब 100 से ज्यादा हम अमेंडमेंट कर चुके हैं, तो ये स्वाभाविक है कि जैसे जैसे समय के अनुसार चेंजेस आते हैं। बाकी आप अगर ये आप हिंट भी दे रहे हैं कि पार्लियामेंट में हंगामा ना हो इस पे, और इस पे संशोधन हम लोग करेंगे। राष्ट्रपति जी के भाषण को अगर आप इसी संदर्भ में पढ़ें तो बहुत साफ लिखा है कि किसान के हितों की रक्षा हर तरीके से की जाएगी, चाहे कंपनसेशन की बात है, चाहे रिहेबिलिटेशन की बात है, चाहे रीसेटलमेंट की बात है। उसके किसी क्लॉज को नहीं छेड़ा गया इस ऑर्डिनेंस में भी। तो एक तो मैं ये बात साफ करना चाहता हूं कि कई किस्म की भ्रांतियां हैं, और कई बार तो मुझे लगता है कि जिसने कभी खेत जाके नहीं देखा वो भी किसान का झंडा उठा के कहता है कि बड़ा अन्याय हुआ है। ये सारी बातें किसी एक राजनीति की अपनी सोच के तहत की जा रही हैं। बाकी मैं ये मान के चलता हूं कि जो भी धाराएं हैं, ये प्रगति विकास, जैसे आपने कहा, नेशनल इंटरेस्ट को किसान भी समझता है और एक साधारण आदमी भी समझता है नेशनल इंटरेस्ट पे। लेकिन उसमें प्रावधान ऐसे भी हैं कि मल्टी क्रॉप जो जमीन है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ही कभी उसका अधिग्रहण हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तो ये बातें हैं। लेकिन आज तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि किसानों का हित इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से हो या उस एक्ट के माध्यम से, ये सुरक्षित है। 4 गुना मुआवजे की बात है, वो उसको मिलेगी, उसमें कोई तब्दीली करने का मुआवजा और पुनर्वास जिसका जिक्र आप कर रहे हैं सर, ये आप कह रहे हैं जो आज कहा भी गया। हाँ। हम इसके आगे ले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में अगर 5 सितारा हॉस्पिटल का जिक्र है, पीपीपी सिस्टम का जिक्र है, एजुकेशन सेंटर का जिक्र है, 3 सितारा होटल का जिक्र है, क्या ये सही है? देखिए, मैंने इसीलिए आपको कहा कि आप प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है, जो दोनों सदनों को उन्होंने आज ज्वाइंट सेशन में दिया है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि सभी राष्ट्रीय हित और एक बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए विकास भी चले, किसान के हित, गरीब के हित भी सुरक्षित रहें, यानी उसमें कोई भी संशय नहीं है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये सब इन बातों का कोई आधार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी, ये बार बार माना जा रहा है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कमी है और किसान तो ज़्यादा उस पर पंप सेट पर निर्भर करता है जो सिंचाई की स्थिति में आते हैं। क्या हम लोग अल्टरनेटिव एनर्जी की दिशा में अगर जा रहे हैं तो वो किस तरीके से जा रहे हैं? हमको लगता है अब ये आना चाहिए। हमारे पास क्या प्लानिंग है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया। देश की जो एनर्जी बास्केट है, विशेष करके जो ग्रामीण इलाका में किसान और उसके उल्टा नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, यहाँ की जो बैकअप लाइट, ये जिस एनर्जी से जुड़नी चाहिए वो नहीं जुड़ा है। उसके लिए नई सरकार ने अभी आपने पिछले हफ्ता एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का लॉन्च किया गया, उसको एक विश्व स्तरीय समावेश किया गया री इन्वेस्ट के नाम पे। रिन्यूएबल एनर्जी को, नई ऊर्जा को विशेष जोर दिया जा रहा है। विशेष करके
हमारे हिस्से में जो कुछ एक दो विषय उसमें से जुड़ा हुआ है कि हम लोग तेल बिक्री बढ़ाने वाले विभाग है। डीजल के विकल्प क्या है? अभी अभी हमारे विभाग ने एक वर्किंग ग्रुप बना के उसमें जोर देना शुरू किया है कि आज की अर्बन वेस्ट से, शहर की जो कूड़े कचड़े है उसी में से, और कृषि उपज की जो लेफ्ट ओवर है, कृषि की जो उसको क्या कहेंगे हम, कृषि से जो एकदम शस्य उग जाने के बाद उसकी जो बाकी हिस्सा बच जाता है, ऐसे चीजों से भी ऊर्जा उत्पादित हो सकती है। उसकी टेक्नोलॉजी हम जल्दी से देश के अंदर ये कैसे कमर्शियल प्रोडक्शन तक आ जाए, जिसमें देश की दो विषय की समाधान होगी और सस्ते में ऊर्जा भी आएगी, जो डीजल वगैरह की विकल्प के नाम पे काम पे आ जाएगा। एक तो स्वच्छता हो जाएगी शहरों में, जो अर्बन वेस्ट है उससे भी ऊर्जा निकल सकती है। दूसरी, शस्य को तो आप बेच के उसको कुछ पैसा आपको मिलता है यार, वो फूड सिक्योरिटी के काम पे आता है, लेकिन जो एग्री वेस्ट है उसी से भी एनर्जी हम बनाने की टेक्नोलॉजी जल्दी ही भारत में आ जाएगी। उसकी विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी भारत में आए, उसी की पहल में हम लगे। हम अगर सही जो हमारी जो हमको जो समझ बन पा रही है, अगर ये हम सही दिशा पे चल रहे हैं तो हम साल 2 साल में ग्रीन एनर्जी के नाम पे, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के नाम पे एक इकोनॉमिक एनर्जी हम देश की इस प्रकार की कंज्यूमर के लिए ले आ पाएंगे। उसमें हम तेजी से काम कर रहे हैं। हम इसमें एक उदाहरण के साथ आपसे जवाब चाहेंगे। दिल्ली में 2 जगह पर जमीन अलॉट की गई 2 बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को कि आप जितना कूड़ा है उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए। एक तो रियल एस्टेट के हिस्से में चला गया, दूसरा ठप पड़ा है, दोनों काम नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग जब करप्शन और सारी स्थितियों पर जिक्र करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ गई हैं, कैसे रोकेंगे उन चीजों को? क्योंकि डिकम्पोज्ड खाद का जिक्र हो रहा हो या एनर्जी डेवलप करने का जिक्र हो रहा हो, उस दिशा में काम होता नहीं है, लेकिन उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। तो हम आपके सामने एक ब्लूप्रिंट रखते हैं, आप हमको जमीन अलॉट करवा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते हैं, सब्सिडाइज रेट पे सब चीज देते हैं, लेकिन देश में काम नहीं होता। ये आजादी के बाद से नहीं हुआ है, मुश्किल है, कैसे करेंगे? देखिए, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। मेरे एक संज्ञान में भी है इस विषय को लेके जब हम विभाग में उसकी चर्चा शुरू की, मैंने किसी को सामान्य पूछा, जो कोई टेक्नोलॉजी कंपनी मेरे पास आए थे, हमारे विभाग में प्रेजेंटेशन दिए, मैंने उनको सहज पूछा और मेरे विभाग के अधिकारियों को पूछा, क्या ये पहली बार आ रहे हैं या इससे पहले भी ऐसे कुछ मॉडल है जिसके बारे में आपने उल्लेख किया? ऐसे ही 2 मॉडल हमको भी बताया गया। दिल्ली में 2 उद्योग घराने इस प्रकार की CSR के नाम पे, सामाजिक सेवा के नाम पे उसको शुरू किए। ये बहुत ही, इसको हम सबको मिलकर, आप मेरे को और बाकी समाज की विद्वान लोगों को मिलकर ऐसे सारे गलत प्रकल्प को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, उसको सार्वजनिक निंदा करना पड़ेगा। और जो टेक्नोलॉजी देश की, मैं आपको पुण्य प्रसून जी, बड़े अस्वस्थ के साथ, मैं अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस गया था। अभी मेरे विभाग ने देश की 6 प्रमुख IITों के साथ बैठ के, NITों के साथ बैठ के, देश की जो हमारी नौजवान जिसकी टेक्नोलॉजी स्लम्बर्स ले रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया की बड़ी कंपनी ले रही है, लेकिन हम भारत में नहीं ले रहे हैं, नई सरकार ने प्राथमिकता दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में 2 घंटा बिता के आए कि भारत की जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ भारत की कंपनियों को, भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, हमारे नौजवान बना रहे हैं, उसको हम लाके इसकी वैकल्पिक ऊर्जा हम लाएंगे। हम इस प्रकार की ढोकसलेबाजी में नहीं जाएंगे। आप हमको निगरानी करते रहिए। आपको लगता है कि स्टेट आपके साथ खड़े हैं जो कि गैर बीजेपी शासित है? मैं मानता हूं इसके। हम कर्नाटक में बैठे थे, कर्नाटक में कांग्रेस की शासन हो रही है, कोई असुविधा नहीं है। विकास के नाम पे आज सारे लोग ईमानदारी के साथ हमारी पहल के साथ जुड़ रहे हैं। भले ही हमको राजनीतिक तरीके से कोई थोड़ा टीका टिप्पणी करे, लेकिन आज मैं मानता हूं, मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, जिम्मेवारी लेके कहता हूं, प्रधानमंत्री जी की विकास की राह पे देश चलना शुरू कर दिया है। पासवान जी, बिहार में तो आपकी सरकार है नहीं, लेकिन बिहार में गोडाउन को लेकर बार बार सवाल उठे हैं। गोडाउन होने चाहिए, और उसमें बार बार सवाल आता है जमीन कौन देगा। इतना ही नहीं, जो महिला सुरक्षा का मसला आया था उसमें ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात थी, किसी स्टेट ने जमीन तक देने की बात नहीं की। हमने इसलिए वो सवाल पूछा था कि स्टेट का कितना योगदान रहता है सेंटर की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में, अगर वो आपकी सरकार नहीं है तो वहां पर। देखिए, बिहार में तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का कोई चीज नहीं है, और बिहार जैसा जमीन दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतनी अच्छी जमीन है,
और उसी कारण से लोग वहाँ किसान लोग कम मेहनत करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में चले जाइए, किसान जितना जी जान से मेहनत करता है, जबकि पानी का किल्लत है, सब कुछ है। बिहार में क्या है कि इतना बढ़िया नॉर्थ बिहार का जमीन है कि उसमें बिना खाद बीज दिए हुए पानी इतना बहुतायत में रहता है कि बीज छिटक दीजिए और साल भर खा लीजिए। तो क्या है वहाँ कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ नहीं रहा है। अब सपोज कर लीजिए कि हमारे यहाँ बिहार में 53 लाख टन जो अनाज हैं, जिसमें 30 लाख टन जो है गेहूं और 23 लाख टन चावल, 53 लाख टन अनाज की आवश्यकता पीडीएस में है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है। और मैंने कहा बिहार की जमीन इतनी अच्छी है और खरीदने का वो जो है स्टेट हमारा है बिहार जो है, वो कहता है कि हम ही खरीदेंगे, तो डीसीपी स्टेट है हमारा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सारा का सारा अनाज हम जो है 2, 4, 5 लाख टन को छोड़ करके हरियाणा पंजाब से मंगाते हैं। अभी तक पिछले 3 साल में 1 किलो गेहूं का वहां किसान से नहीं खरीदा गया। चावल जो है अभी तक जो है केवल जो है 3 या 4 लाख टन चावल नहीं, वो भी क्या कहते हैं कि धान। तो धान यदि 2 किलो चावल होगा तो 3 केजी धान लगेगा। तो 3 या 4 लाख टन जो है मैक्सिमम, अभी थोड़े दिन पहले 3 लाख। अब भला बतलाइए। नहीं, अब आप बताइए, इतना कुछ आप बोल गए। अब नीतीश कुमार आप सेंटर की बात कोई मानेंगे? नहीं, हाँ, मतलब कुछ है ही नहीं। वो माने या नहीं माने हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक वस्तु स्थिति बना रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में नेता की कमी नहीं है, नीति की भी कमी नहीं है। सबसे बड़ा कमी है नेताओं के नियत का। और जब तक हमारा नियत साफ नहीं होगा तब तक किसी प्रदेश का कहीं का भलाई होने वाला नहीं है। तो मैं तो सिर्फ कह रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। हमारे यहाँ कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है? बिहार में चले जाइए, जितने आपके जर्नलिस्ट हैं 50% से ज्यादा जो है टैलेंटेड जो जर्नलिस्ट हैं वो बिहार के हैं। जितने आईएएस अफसर हैं कम से कम 20%, 25% बिहार के होंगे। और नेता सर, सारे नेता जितने क्या कहते हैं कि हैं, समझना क्या है, वो भी महाराष्ट्र वगैरह में भी जाकर के चुन के आते हैं तो बिहार के ही आते हैं, दिल्ली में भी आते हैं। तो कमी नहीं है हमारे पास में, टैलेंट की कमी। लेकिन बिहार में जाकर के देखिए, कहीं आपको क्या कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, कहीं जाकर के आपको इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलेगा, कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की क्या कहते हैं कि चीज ही नहीं है। और नतीजा है कि पीडीएस है। अब कोई दुनिया में ऐसा देश है कि आपने अभी कहा, चौधरी साहब ने कहा कि हर किसान को जो है ले आना चाहिए क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। हमारे यहाँ कानून बना है कि 8,71,000 लोगों को फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलना चाहिए। और डंडा चला रहे हैं ऊपर से, और अभी तक केवल क्या कहते हैं 7,61,000 हुआ है। 7 करोड़ 61 लाख, 1 करोड़ 11 लाख लोगों को जो है अभी तक नाम ही नहीं जुड़ पाया है। तो जहां ये हालत हो, हरियाणा यदि बिहार के किसान को पीडीएस के मुताबिक, आप समझ आइए, जो एमएसपी है हमारा, उस एमएसपी के मुताबिक हमको देना है। यदि 14 रुपए किलो या 15 रुपए किलो हम क्या कहते हैं कि अनाज खरीदने का काम करते हैं, वो किसान को जाकर के 800-900 रुपए मिलता है। और सरकार क्या करेगी कि बिचौलिया जब खरीद लेगा तो उससे खरीद लेगी। तो इसलिए नतीजा है कि हमको हरियाणा पंजाब से ले जाना पड़ता है। उसमें क्या कहते हैं कि ले जाते हैं, हम ट्रेन से ले जाते हैं, फिर ट्रेन से ले जाकर के पहुंचा देंगे एफसीआई के गोदाम तक। फिर एफसीआई के गोदाम से जब जाएगा पीडीएस में, ये फेयर प्राइस शॉप में, डीलर के यहाँ, रास्ते में अनाज गायब हो जाता है। गोदाम से निकला, अब बाजार में चला गया। अब बाजार में 18 रुपए किलो गेहूं मिलता है तो 2 रुपए किलो गरीब को क्यों मिलेगा? वहीं जाकर के गायब हो जाता है। चावल वहीं गायब हो जाता है। 6-6 महीना, साल भर तक जो है मुझे हाथ में कार्ड लिए हुए घूम रहा है गरीब कि हमको सर अनाज नहीं मिला, अनाज नहीं मिला। हम कर कह सकते हैं? भारत सरकार 1 करोड़ 100 क्या कहते हैं कि 110 करोड़ रुपया जो है हम देते हैं 100 करोड़ से ज्यादा जो है सबसे, ये नहीं, 1,10,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी में देते हैं किसान को, ये फेयर प्राइस शॉप पर।
अब हम उतना सब्सिडी में दे रहे हैं और गरीब बेचारे के पास में मिल नहीं रहा है। अब इसका जवाब, अब उसमें जो फेडरल हमारा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारा कोई हाथ नहीं है। कोई किसको मिलेगा राशन कार्ड, वो क्या कहते हैं बिहार, वो राज्य सरकार तय करती है। किसको फेयर प्राइस शॉप मिलेगा, वो राज्य सरकार तय करती है। कैसे अनाज जाएगा, वो राज्य सरकार तय करती है। आप सेंटर राज्य पे आ गए, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर ये बताते हुए, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में आर्थिक नीति इस देश में जब से बदली, पहली बार ऐसा मौका जब बहुमत के साथ सरकार है, नीतियों को लाए, लागू करे। वीरेंद्र सिंह जी, एक आखिरी छोटा सा कमेंट आपसे खत्म करना चाहते हैं। क्या बजट, चूंकि बहुमत के साथ सरकार है, एक अच्छी आहट सुनाई देगी 28 तारीख को? चौधरी साहब माइक से बोलिए, तो हम वहां पर बस उस नोट पे खत्म करेंगे। जितनी आहट की आप अपेक्षा करते हैं अच्छी की, उससे भी ज्यादा अच्छी सुनाई देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग लगातार रहे हमारे साथ, बहुत बहुत। अच्छा, जनता कुछ सवाल आप लोगों से करना चाहती है और उसमें संयोग से आम आदमी पार्टी के योगेंद्र जी बैठे हो। योगेंद्र जी, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? जी जी, एक सवाल पूछ लें। हमको चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी हमारे ही राज्य से हैं, तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। सर, मैंने आपका स्टेटमेंट अभी यहाँ देख भी रहा था, स्क्रॉल पे चल रहा था आज तक पे, और सुबह अखबार में भी आया। आपने कहा कि भूमि अधिग्रहण वाले उसमें 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, मगर आप तो जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने उसे बदल दिया है। हरियाणा में 4 दिसंबर का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें उस 4 गुना को सरकार ने रूल्स बना के, जो 2 का मल्टीप्लायर था उसे 1 का मल्टीप्लायर कर दिया है। तो ये भ्रामक नहीं होगा ये बात कहना कि 4 गुना मुआवजा मिलेगा? हरियाणा में तो नहीं मिलेगा, आप भी जानते हैं। तो इस भ्रामक बात को हम क्यों कह रहे हैं सर? देखिए योगेंद्र यादव जी, ये कंकरेंट लिस्ट पे है। हम भी, केंद्रीय सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकारें भी, लेकिन राज्य सरकारें कोई कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, उस पे अगर केंद्रीय कानून की मंशा के मुताबिक नहीं है तो वो मान्य नहीं होता, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि जो 4 गुना की कैलकुलेशन है वो आपको भी पता है, हमारे को भी पता है, और उसमें अगर सर्कल रेट कहीं 100 रुपया है तो जब कंपनसेशन कैलकुलेट होगा तो उसको 200 माना जाएगा और 200 ही उस पे सोलेशियम होगा। तो इस प्रकार से 4 गुना तय होता है और वो सब जगह लागू है। और हरियाणा सरकार की जहां तक आपने बात कही, मेरे संज्ञान में तो नहीं है। अभी आप हरियाणा में जाओगे, जरा और घूमो, फिर पता लगेगा। कि अगर 100 रुपया सर्कल रेट है तो 2 से गुणा करेंगे, 200 बनेगा और उस पे 200 सोलेशियम मिलेगा, 400। ये केंद्रीय कानून की मंशा थी। हरियाणा सरकार ने 4 दिसंबर के नोटिफिकेशन से ये नियम बना दिया है कि 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 100 + 100 सोलेशियम मिलेगा। सर, नोटिफिकेशन है, उसका नंबर है मेरे पास, यहां उसकी कॉपी है, मैं आपको कॉपी उपलब्ध करवा देता हूं। प्रश्न ये नहीं है कि ओरिजिनल राज्य केंद्र संबंध क्या थे। आप हरियाणा के किसान को इतना बता दीजिए सर कि हरियाणा के किसान का सर्कल रेट 100 होगा तो उसको 200 मिलेगा या 400 मिलेगा? आप बहुत जिम्मेवार मंत्री हैं और मैं जानता हूं मंत्रियों में आप बहुत जानकार माने जाते हैं, आप बताइए। मैं जिम्मेवार ही नहीं हूं, मैं हरियाणा से हूं। और दूसरी बात यह है कि आपका भी थोड़ा बहुत संबंध, ज्यादा तो नहीं हरियाणा से, थोड़ा बहुत संबंध आपका भी हरियाणा में है। आप ये मान के चलिए कि बीरेन्द्र सिंह है तो हरियाणा के हितों की रक्षा होगी, कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, ये मान के चलिए।